मतलब अजायब घर में तब बंदा आता है जब स्टूडेंट होता है या बचपन होता है, तो आप भी बचपन में आया करते थे इसको देखने? बिल्कुल, देखें ना, ये आपकी तरबियत के ऊपर है। मेरे वालिदैन जो थे, हम तमाम बहन भाइयों को यहाँ पे अजायब घर हो या जितनी भी तारीखी इमारतें हैं, चाहे किला है या शालामार गार्डन, हमने बचपन में ज़रूर देखा था। जब मैं बड़ा भी हुआ उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं आया हुआ हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली इंजीनियरिंग मैंने की थी, तो यूईटी के साथ भी एक म्यूज़ियम बना हुआ है। तो वहाँ पे वो साइंस के वो सारे तजर्बात कैसे होता है, पेंडुलम कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जब देखें ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती हैं। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अपनी यंग जनरेशन को, बच्चों को, स्कूलों कॉलेजों के बच्चों को अगर आप इन अजायब घर में लेके आएंगे, चाहे वो फ़न ये जंग के हों या आपका गंधारा सिविलाइजेशन है, बुद्धिस्ट है। अब ये ऐसा म्यूज़ियम है जिसमें 4-5 ऐसी चीज़ें दुनिया के किसी म्यूज़ियम में भी नहीं है। मिसाल के तौर पर गंधारा सिविलाइजेशन को देख लें, फास्टिंग बुद्धा वन एंड ओनली इन द होल वर्ल्ड इज़ यहाँ पे लाहौर म्यूज़ियम के अंदर मौजूद है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं पे भी नहीं है। ये है, फिर आपके ऊपर सिक्के हैं, 45,000 सिक्के कॉइन्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो मुगलिया दौर के हों, अंग्रेज़ों के दौर के हों, सिक्कों के दौर के हों। ये सारे ऊपर जो गैलरी आपको नज़र आएगी, पाकिस्तान की बिगेस्ट कॉइन गैलरी भी इसे लाहौर म्यूज़ियम के अंदर ही शामिल है। साहब, जो ब्यूरोक्रेट होता है वो बड़ा बाबू होता है और टाई लगा के ऑफिस में बैठता है। आप टूरिज्म के सेक्रेटरी हैं और घूमते फिरते रहते हैं, गर्मी का एहसास होता है? नहीं, कोई नहीं। ये तो आज आपकी वजह से मैंने टाई यहाँ पहन ली है। वैसे बाहर जब मैं जाता हूँ टाई कोट नहीं पहनता, लेकिन मैं जनरल बता देता हूँ जो मैंने देखा है ना, क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी तो मेरी साइटों पे बहुत ज़्यादा तजर्बा था फिर इंजीनियरिंग का, कि जब आप टोपी पहन लें, ऐनक लगा लें, डेट्स इट, बाकी टी शर्ट काफ़ी है, जीन काफ़ी है। तो जब तक आप साइड पे नहीं जाते आपको एक्चुअल पोजीशन नहीं पता चलती। तो सर ये बताएं ना कि क्या कुछ है अजायब घर में? जब वे मुगलिया दौर था या अफगानों का दौर था, जब अफगान का कहते हैं ना, अयूब, उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी ने 17 हमले किए यहाँ पे, उसी अफगानिस्तान के थ्रू आते थे, दिल्ली तक, लाहौर तक आते थे। तो ये वो चीज़ें दिखाई गई हैं इस गैलरी के अंदर लोगों को बताने के लिए कि तीर कैसे थे। आप ढाल देख लें, ये जो ढाल है ये वो आपने अपने बचाव भी कैसे करना है, एक आपने अटैक करना है, साथ ही डिफेंस कैसे करना है, सेल्फ डिफेंस के लिए कुल्हाड़ी, उस दौर की बुलेट प्रूफ थी ये। देखें अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये वाली ढाल देखेंगे, ये कछुए की खाल की बनी हुई है, दिस वन। अब यहाँ पे इसकी रिसर्च है, कछुआ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहते हैं तो ज़रूर हैं, लेकिन इसकी जो ऊपर जो खाल बनी हुई है वो उसको तमाम गर्मी की हिद्दत से बचाती है। डेट इज़ द रीजन, वो गर्मी की हिद्दत भी है लेकिन वो सख्त है। लोहे का भी मारें तो इसके ऊपर असर नहीं होता। वो देखें, रिसर्च की गई थी, जो असला है, आजकल भी असला फैक्ट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यूक्रेन पे हमला रूस ने किया, असला फैक्ट्री बिक रही है। चाहे अमेरिका ने आपका अफगानिस्तान में किया या कहीं पे भी इराक पे किया है, तो अपना असला बेचा है। तो असला फैक्ट्री इज ए साइंटिफिक नॉलेज, रिसर्च बेस्ड। तो ईच एंड एवरी चीज़, जो आप ये खंजर देखेंगे, ये अफगानों के खंजर हैं, ये लिखा भी हुआ पर ड्रैगर्स कैसे हैं, आपकी ढाल कैसी है, ये जिस तरह घोड़ों के ऊपर या हाथियों के ऊपर चलते थे, पोरस की हाथियों की जंग सबको याद है। तो यहाँ पे वो भी चीज़ें मौजूद हैं इस म्यूजियम के अंदर। तो ये इन्होंने अपने आपको ढाल भी थी, तीर कमान भी था, अपना खंजर भी, ड्रैगर भी था, एवरीथिंग वाज देयर। ये स्लो एंड स्टेडीली आप आगे चलते जाएंगे तो आप देखेंगे ये इसमें रिसर्च होती गई है और हर चीज़ को ना चेंज होती रही। अब ये गौर करें, तलवार है, आप गौर करें ये सीधी क्यों नहीं हो सकती, ये इस तरह घूमी, ये क्यों, इसके ऊपर भी रिसर्च है। अच्छा। कि ये देखें कट लगाए गए तो ये वाला पोर्शन जो मोड़ा वाला ये पहले जाएगा। हाँ। ये है रिसर्च। ये अगर सीधी होगी तो सारा इधर लगे, हो यहाँ पे लग जाए। ऐसे ये हर चीज़ में उन लोगों ने रिसर्च की हुई है। अभी हम ये पुराने जो औजार हैं सारे जो तैयार इस्तेमाल होते थे, जिसमें तलवारें हैं, नेज़े हैं, ढालें हैं, अब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं कि इसको कैसे इवॉल्व किया गया। ये तलवारों से गन, ये देखें आप तोप की तरफ देखते हैं, ये एक तोप गोला। अब ये जो टीपू सुल्तान को फ्रांस वालों ने शिकस्त दी थी ना, वो एक ही वजह थी, रिसर्च। टीपू सुल्तान जितना मर्जी बहादुर था, वो हम मीर जाफर वो तो कहते ही हैं कि गद्दारी हुई थी, लेकिन डेट इज़ द चीज़ जो उनके पास नहीं थी, तोपें। तो फ्रांस वाले पहली दफ़ा 1765 में पहली दफ़ा इस बड़े सगीर में लेके आए थे। तो इसकी वजह से जो है ना, उनके गोले जो बरसाते थे दूर रहकर, और उनकी उसमें जद में नहीं आते थे, यानी कि घोड़े वालों को तो सामने आमने सामने आएंगे तो जंग होगी, ये दूर रह के गोलाबारी करते थे, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। ये रिसर्च कहलाती है हर चीज़ के अंदर। ये अब आ जाते हैं, हम आपको नई चीज़ की तरफ लेके जाते हैं। ये वो है गन्स, किस तरह शुरू हुई, यहाँ से आगाज़ करते हैं। ये आतशी असला जो है, ये जो है ना अफगानों ने पहले यहाँ पे शुरू किया, और फिर उसका सिख इरा जो आया है वहाँ पे, और अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा इसको बाम में अरूज पे पहुँचाया है। ये वो जिसे कहते हैं ना, क्यों डायरेक्टर साहब आपको ऐड करेंगे, ये उस ज़माने की तोप है। अच्छा। हाँ जी, उस ज़माने की तोप है। अब देखें कि उस ज़माने में कितने मॉडर्न
असले तक लोग पहुंच गए थे कि अपने दफा के लिए दुश्मन के साथ ये जंग अजीम में इस्तेमाल हुई। अब हम आपको ना सिख गैलरी की तरफ लेके जाते हैं। ये एक बड़ा नया एडिशन है जो मैं डायरेक्टर म्यूजियम और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सिख गैलरी जो है नीचे, हाँ नई चीज़ें स्टोर में भी थी, लेकिन ये सिख अंपायर जो रंजीत सिंह की थी, ये पूरा नक्शा दिखाया गया, अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर भी शामिल था, पंजाब इसमें शामिल है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी पूरी हिस्ट्री है इसकी फैमिली की। रंजीत सिंह बैठे हैं, दलीप सिंह हैं, वो जब बूढ़े हो गए रंजीत सिंह वो हैं, ये माई जिंदा है, ये माई जिंदा की बेगम जो ठीक है, और इसकी जो परपोती थी इसका नाम है प्रिंसेस बम्बा। अब आपने लाहौर फोर्ट में नाम सुना है सिख गैलरी, प्रिंसेस बम्बा गैलरी इनके नाम पे है, क्योंकि 1957 में ये इशूलेस जब फोत हुई तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एज ए स्टेट जितने आर्टिफिशियल पेंटिंग थी इनसे खरीदी थी। अच्छा। तो इसलिए इसका नाम प्रिंसेस बम्बा रखा गया है। ये पूरी इनका है दरबार दिखा रहे हैं लाहौर का, ये हाथी के ऊपर कैसे चलते थे रंजीत सिंह और इनकी पूरी फैमिली है। अब ये उनका वो असला है जो चला रहे हैं, सोने की बनी हुई है। ये देखिए, ये इसका जो हत्ती है ये सोने की बनी हुई है, जो आम यहाँ पे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन महफूज हैं, अल्लाह के करम से ताले भी लगे हुए बड़े महफूज बनाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ सिंबॉलिक है ताले लगाना। हम कोशिश करेंगे कि इसका नया सिस्टम ले आएँ, आहिस्ते से हम इसके इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये रंजीत सिंह साहब की ढाल हैं जो जंग में इस्तेमाल करते हैं, ये है वो कुर्सी जिस पे रंजीत सिंह एज ए रूलर ऑफ पंजाब बैठा करते थे। ये देखें शेर, ये अलामत है शेर की, ये तगड़ा बंदा है, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। तो यहाँ बैठ के वो अपने दरबार के अंदर वो डिसीजन किया करते थे। ये देखें, ये देखें ना, तो ये नजर ये उनके लिबास हैं कुछ कि वो उन्होंने अचकन पहनी है, ये 5 बटनों वाला गुलाबी जामा है, ये कलीन है उनका सिख दौर का, ये इस तरह का कुछ ड्रेसेस हैं जो उनके उस ज़माने में पाते। अच्छा, इसकी भी एक बड़ी साइंस है। अब गौर करें 200 साल हो गया है और ये ड्रेस क्यों इतना खराब है, तो लीरे लीरे हो जाता है। इसमें केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। ये आर्कियोलॉजिस्ट के पास और ये लाहौर म्यूजियम के पास एक केमिकल गैलरी भी है, फोर्ट के अंदर भी है, यहाँ पे भी है। इसके ऊपर वो केमिकल का स्प्रे करते हैं, हर साल इसकी सफाई होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये महफूज रहेगी क्योंकि ये ख़राब ना हो जाए। तो ये एक बड़ी चीज़ है। ये देखें वो रंजीत सिंह की जो मेज़ है या कुर्सी है जो वो भी डिज़ाइन वाली है, ये उन्होंने महफूज की है। पूरी तकरीबन हिस्ट्री बताने की कोशिश की है कि रंजीत सिंह जो हेड थे वो इनकी पेंटिंग्स हैं, ये बाबा जी हैं जब ऑयल पेंटिंग्स बड़ी करते थे। अब वो जो पेंटिंग्स हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जो पेंटिंग्स आपको नजर महाराजा शेर सिंह की, ये ऑयल पेंटिंग है। देखें कितने खूबसूरत कलर हैं, आज भी नजर पर उसी तरह का है। देखें 1838 की बनी हुई है, तो वो उसका पार उसी तरह नजर आ रहा है जिस तरह था। ये वो मोरा वाली सरकार, आपने बड़ा नाम सुना होगा। तो ये मोरा वाली सरकार, क्योंकि वो डांस करती थी बीबी, तो वो मोरों वाला और बड़ा उसके अच्छे स्टेप्स थे, तो इसको महफूज किया गया है किस तरीके से वो बैठती थी क्या है। आगे चलते हैं, ये उनका वो फर्नीचर है मोरा वाली सरकार का, और बाकी ये हाथी दांत के ये बना हुआ है। इतना कीमती है, अंग्रेज तो इसके ऊपर फॉरनर जो हैं टूटते हैं ये चीज़ के ऊपर, जो हमारे इस लाहौर म्यूजियम की सिख गैलरी के अंदर महफूज किए गए हैं। गंधारा सिविलाइजेशन जो है उसकी गैलरी में एंटर होते हैं। ठीक है जी। गंधारा सिविलाइजेशन आपके में दाफा करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में 4 ओल्डर सिविलाइजेशन है। मिस्र की, दरिया नील की जिसे कहते हैं, एक जो है सऊदी अरब वाली जिसे कहते हैं, बाकी 2 जो है वो पाकिस्तान में है और दोनों ही पंजाब के अंदर हैं। एक गंधारा जिसे बुद्धिस्ट के बारे से कहते हैं, ये देखिएगा गंधारा आर्ट किस तरह शुरू हुआ, बुद्धा जो है बुद्धिस्ट जो है वो यहाँ से शुरू हुआ, और दूसरी जो है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पा और मोहनजोदारो में है। तो गंधारा की सिविलाइजेशन जो बिल्कुल तरतीब से, ये जो म्यूजियम है इतना खूबसूरत, और दुनिया में एक ऐसी चीज़ जगह यहाँ पर है मैं आपको बताऊँगा जो सिर्फ यहीं पर मौजूद है और दुनिया में कहीं नहीं, उसे कहते हैं फास्टिंग बुद्धा। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, आगाज़ करते हैं उनके बचपन से कि वो पैदा हुए, फिर उनका बचपन कैसे शुरू हुआ। ये उनके जो उस वक्त क्योंकि प्रिंस था, ही वॉज बेसिकली अ प्रिंस। वो उसने बुद्धिस्ट तब बना ना जब उसने वो छान लिया और उसने कहा दुनिया की ज़िंदगी मैं छोड़ दूंगा, मैं अब उसमें जा रहा हूँ। फिर वो आगे चलते चलते जो है ये है, जब ये प्रिंस था तो इसकी मूछें भी थी, जेवर भी देखें, बिल्कुल है जेवर है ना, उस वक्त वो दुनियावी दुनिया में था कि ये जेवर भी पहनना चाहिए, मेरे मूछें भी होनी चाहिए, मैं तगड़ा लगूंगा, ये है। ये उस वक्त उसने सिद्धांत नहीं लिया था। तो ये बुद्ध वो है प्रिंस जब था। अब ये इसकी शादी होती है, शादी हुई है, इसका फिर तलीम का आगाज़ होता है, आगाज़ करता है। फिर इसका वो कंठक जो है ना उसके घोड़े का नाम है। ठीक है।
ये आगे घोड़े की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है, ये कंठक जो घोड़ा उसका है ओरिजिनल, उसको बहुत मानते हैं, उसको पूजा भी करते हैं कि ये इस हमारे जो बुद्धा थे उसको आगे लेके जंगों में और आगे लेके भी गए। तो ये इसकी शादी पहले तालीम लेता है, शादी, ये शादी वाली तस्वीर है जो पूरा इनका जो फैमिली है इकट्ठी हुई है और ये शादी कर रहे हैं कि जो भी उनके फंक्शन थे ये बैठे हैं, उनका दुल्हन है, दूल्हा है। यहाँ से उसका टर्न होता है। अब वो अपनी जो दुनिया की ज़िंदगी है उसको कहता है कि नहीं भाई मैंने बाहर निकलना है, मुझे वो अल्लाह को तरफ लो, जिस कहते हैं ना खुदा की तरफ लो लगाना, तो वो लो लगता है। ये भागने का मंजर है। महल से कैसे फरार हुआ, ही वॉज ए प्रिंस, तो प्रिंस उस महल से निकलना है, वो फरार हुआ। उसने कुछ लोगों, सारे लोग बैठे हैं, चौकीदार भी बैठे हैं रात के टाइम। इसने एक बड़ी स्टोरी है कि किस तरीके से निकला है, वहाँ से निकलता है, किसने उसकी मदद की है। वो घंटा घोड़ा भी मैं आपको दिखाता हूँ, शायद पीछे रह गया। वो घोड़े के ऊपर बैठ के वो निकला है और ये जो है ना वो जो है ना गौतम बुद्ध इबादत शुरू कर दी थी। इबादत करने के बाद उसका लो जब दुनियावी से निकल के अल्लाह की तरफ या खुदा की तरफ लगाई है, तब उसको ये समझ चाहिए कि असल दुनिया ये नहीं वो है, उसको हमने खुश करना है। अब दुनिया को नहीं करना। हाँ, ये उसके ख़त्म होते जा रहे हैं। ये है जी वो घंटक घोड़ा। ये जो तमाम बुद्धिस्ट जो हैं कहते हैं ये वो थे जिसके ऊपर वो बैठ के वो निकला अपने महल से और वो फिर आगे स्नान के लिए गया। और ये आहिस्ता आहिस्ता इसने मुस्लिम लोगों से मिलता गया, अपनी दुनियावी दुनिया की बजाय लो लगा दी उसने आगे वाली दुनिया से। और जो पीक इस पूरे म्यूजियम कह लीजिए, इस पूरी गैली की, वो ये है, इसे फास्टिंग सिद्धार्था कहते हैं। सिद्धार्था वो था जब वो उस वक़्त उसने वो स्नान नहीं लिया था, जब उसने अल्लाह से या खुदा से लो लगा ली तो उसका नाम बुद्धा बन गया। और ये फास्टिंग है, यानी कि रोज़ा उसने रखा था, दुनिया की चीज़ें छोड़ दी, कि ये नहीं कि चाहे नफसी ख्वाहिशात जो हैं, चाहे वो खाने पीने की हैं। तो ये ऐसा इसका जो रहने का चौकड़ी मार के बैठने वाला एक है जिसकी पूरी हिस्ट्री भी लिखी हुई है इस म्यूज़ियम में। दुनिया में हिस्ट्री में एक ही है और वो ये हमारे लाहौर म्यूज़ियम के अंदर है। तो इसी तरह ये इसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल हैं। ये स्टूपा पे देख लीजिए, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, इसका सिकरी है जो आपका तख्त भाई है ना स्वात जो KPK में, तो ये सिकरी स्टूपा है। ये इनका जो इबादत, जिसे हमारी मस्जिद होती है इबादत गाह, इनकी इबादत गाह स्टूपा होती है। इसके जिससे हम तवाफ़ करते हैं ना खाना काबा के इर्द गिर्द, ये लोग भी इसके इर्द गिर्द तवाफ़ करते हैं, ये उनकी इबादत है। तो इसकी अहमियत यह है इस सिकरी स्टूपा की। ये ऊपर देखिए, ये आपका ये स्टूपे का ये डिज़ाइन है। कहते हैं जब बुद्धा मर गया, इसको जलाया गया तो इसकी राख इसके अंदर डाली गई है। अच्छा, तो ये बुद्धि हमारे पास ये हमारे पास महफूज है। देखिए ना, ये मुझे डायरेक्टर साहब और उनकी टीम ने बताया कि जब भी यहाँ पे ये बुद्धिस्ट आते हैं, मॉन्क्स आते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसको देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरी इसके ऊपर देखते हैं कि ये ऐसी चीज़ है जो हम तो समझते हैं यहीं पर सारी ज़िंदगी गुजार दें। तो ये है गैलरी। भुट्टा साहब, टूरिज्म के लिए क्या इनकलाबी इकदाम किए जा रहे हैं? इनकलाबी तो नहीं, लेकिन एवोल्यूशन के साथ है। देखें, आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी एक मरी बाइकआउट मुहिम हुई कि कुछ लोगों ने मारा ख़वातीन को, बड़े लोग हुए। इस साल फरवरी के महीने में जब वो बर्फ़ के अंदर वो बेचारे फौत हो गए, बड़ा अफसोस हुआ। तमाम दुनिया उस पर करती है कि मरी तो शहर आपके बिल्कुल इस्लामाबाद के करीब है या पंजाब का एक शहर है, इधर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एक अभी आपने रिसेंटली आपने देखा होगा ईद के ऊपर जो है ना रावलपिंडी पुलिस ने थोड़ी सी टूरिज़म पुलिस बनाने की कोशिश की कि ईद के मौके पे गाड़ियों को कंट्रोल कर लें और कर लें, लेकिन ये आगाज़ है। क्योंकि पुलिसिंग जो है ना इज़ अ डिफरेंट थिंग बनिस्बत रेगुलेट और फैसिलिटेट करने के। तो हमारा एक अदारा है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज। बहुत कम लोगों को पता होगा, 2011 में फेडरल गवर्नमेंट से डिवॉल्व करके पंजाब गवर्नमेंट के पास आया और हमने पिछले 2 सालों के दौरान इसके जितने लॉज, आउटडेटेड लॉ 1976 के थे, उसको अमेंड किया है। इसके एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द टूरिस्ट इज़ हिज ड्यूटी। तो उसके दौरान ये होटल्स और जो हैं जितने रेस्टोरेंट, उनकी रजिस्ट्रेशन करने का अख्तियार भी इसको है। अच्छा सर, ये बताएं कि मरी के अलावा और कौन से ऐसे इलाके हैं जो टूरिस्ट को वहाँ पे जाना चाहिए, जो अभी लोगों के जाने का रुझान नहीं है? कोटली सतियाँ है। कोटली सतिया में धनोई फॉरेस्ट और जुनीपर 1894 तक ये मरी का हिस्सा था, इसीलिए ये बचा हुआ है।
डेट इज द रीजन वहाँ पे वो ना सड़कें नहीं बनी। अगर सड़कें बन जाती, होटल बन जाते तो ये भी दरख्त कट जाने थे। इसलिए इको टूरिज्म के तौर पे इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको जो राइडिंग वाले या एडवेंचर वाले लोग हैं, ऊपर पहाड़ें चलने हैं, इन लोगों को थोड़ा फैसिलिटेट करके उनको वहाँ पे ग्लैम्पिंग पॉट लगा दें। ब्रिक एंड मॉर्टर नहीं करना, ग्लैम्पिंग पॉट लगा के रहने का बंदोबस्त, वॉशरूम होने चाहिए। तो वो हमें चाह रहे हैं कोटली सतिया को डेवलप कर दें, नंबर 1। नंबर 2, आपका साउथ पंजाब में फोर्ट मनरो है। ये कहते हैं साउथ पंजाब का मरी तो फोर्ट मनरो है, तो वो अभी पुल बनाया है जापान के ताबन से, वो तो आपको मिल गया है, लेकिन वहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो TDCP कोहे सलमान में और फोर्ट मनरो में अभी कमिश्नर जो DG खान है, उन्होंने रात को मुझे फ़ोन किया है कि अपनी टीम को भेजो, मैं यहाँ पे कुछ करवाना चाहता हूँ कोट सलमान में। तो हमारी कोशिश है कि वहाँ पर भी हम लेके आएँ। तीसरी चीज़ जो पहाड़ी इलाकों के वाले से, वो हमारी सोन वैली है, खुशाब, चकवाल, मियाँ वाली और सरगोदा। अब हम इस्लामिक गैलरी में आए हैं। 2 मज़ाहिब हमने पहले आपको दिखाए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 1650 का कारपेट है, जो शाहजहां के दरबार का, और आज भी 600 साल के बाद भी महफूज किया गया है, केमिकल लगा के, मिट्टी से बचा कर। और ये पूरी जो हमारा म्यूज़ियम है, इसकी केमिकल टीम है, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने महफूज किया है। अब हम इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं जनरल सा बता देता हूँ आपको। एक तो ये सातकैन के हवाले से जितना ये आपको नज़र आता है, ये सूरज यासीन लिखी हुई है। इधर 40 आपके शोकेसेस हैं, 40। और ये देखें यहाँ से शुरू होती है सूरज यासीन। ये पूरा राउंड आप देखें, उन्होंने 1970 में इस पूरे इस म्यूज़ियम के अंदर रह कर यहाँ पर सालों रहे हैं। और ये सूरज यासीन लिखी है इन शोकेसेस के ऊपर। ना सिर्फ वो, बल्कि आपके पीछे ये वॉल पेंटिंग्स हैं, इसे कैलीग्राफी कहते हैं। इतनी बड़ी कैलीग्राफी जो है, ये 14 से ज़्यादा आपको नज़र आ रही होंगी। ये दुनिया में किसी म्यूज़ियम में इतनी खूबसूरत कैलीग्राफी नहीं पाई जाती। ये सातकैन को ऐसे नहीं कहते नंबर 1 पेंटर या कैलीग्राफर। तो यही वजह है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उनको इतनी इज्जत दी और सातकैन ने म्यूज़ियम को चुना, लाहौर म्यूज़ियम को चुन के इसमें किया। अच्छा सर, ये बताएं कि लाहौर दिखाने के लिए मुख्तलिफ अंदाज में ये बसें जो हैं चलाई जाती हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स है? लाहौरिये पसंद कर रहे हैं, टूरिज़्म आते हैं? मेरा ख्याल है कि ये जो TDCP की साइट सीइंग बस सर्विस है, जिसे लाहौर है कहते हैं ना, कि नहीं देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं देखा। ये बस एक ट्रेडमार्क बन गया है। ठीक है। चाहे इसका रूट जब शुरू किया गया था 2015 में, पहले 2 आई, फिर 3 आई, फिर 5 तक भी हम गए थे 2017-18 तक। तो एक रूट हमारा जो है इकबाल पार्क है, जिसमें फोर्ट किला भी है, नेशनल हेरिटेज म्यूज़ियम भी आ गया वहाँ पे, उधर के लिए है। एक हमारा रूट जाता है वाघा बॉर्डर पे, जहाँ पे रेंजर की परेड होती है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो है 2 से 5 बजे तक, उसके बाद नहीं है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा रश है वो आपको जो रात को भी जाते हैं, वो हमारा इकबाल पार्क वाला था। फिर उसके बाद हमने आगाज़ किया कि यार हमने ये 2 ही सिर्फ टूर हैं, तो आगे हमें एक्टिवेट होना चाहिए, नए से नए रूट निकालने चाहिए। एक हेरिटेज टूर का इजाफा किया गया, शालामार गार्डन है, बुद्धू नहर से जाते हुए शालामार गार्डन, बुद्धू का हवा, दायंगा का मकबरा, तो उसके लिए है फिर वो शालामार गार्डन पे रुकते हैं। एक वो रूट मुतारिफ़ किया गया। एक अभी आपने कल परसों ही देखा रिसेंटली, हमने जो सबसे ओल्डेस्ट म्यूज़ियम है लाहौर म्यूज़ियम और नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम, इसके साथ एक डेडिकेटेड टूर बनाया है फॉर म्यूज़ियम्स। जो बच्चे और यंग जनरेशन या स्कूल कॉलेजों के जो होंगे वो उधर आएंगे। वो आपके अभी पहले फेज़ में हमने संडे या वीकेंड्स के लिए रखा है। जब गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होंगी फिर हम वीकडेज में भी कर लेंगे, जब स्कूल खुल जाएंगे। इसका मतलब है कि लाहौर देखना हो तो इस बस से बेहतर कोई सवारी नहीं है। अब आप कभी विजिट करें ना, देखें ये जाएगी, ये पूरा लिबर्टी, ये पूरा आपका ये मेन बुलेवार्ड फिरती है, उसके बाद आपका नहर फिरती है, नहर से जाके माल, सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासिर होते हैं माल के ऊपर हैं।
भुट्टा साहब, लाहौर की सबसे मशहूर जगह है चुबुर्जी चौक, ऐसे ही है। जहाँ पे हम हाँ। मौजूद हैं। जी जी। तो इसके लिए क्या कुछ आपने और आपके डिपार्टमेंट ने किया? बहुत शुक्रिया जी, आज आप ये मेरे साथ जा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हम बचपन में जो यहाँ गुजरते थे। आपने यहाँ जो देखा है, ना इतना इस तरह का बाग था, ना जंगला था, लेकिन ये शहर का सेंटर होता था। एक तो आपको ये चुबुर्जी नजर आ रहा है ना, एक इसका हिस्सा नवाकोट मोड़ तक था। इतना बड़ा बाग था ये। अच्छा। अब तो सारी आपके सामने आबादी आ चुकी है। अच्छा। वहाँ पे एक छोटी चुबुर्जी भी है जो अच्छा। उसकी एंट्रेंस थी। वहाँ से एंटर होते थे, यहाँ से आप बाहर निकलते थे, फिर शहर में जाते थे। अच्छा। तो इसीलिए चुबुर्जी की हैसियत थी। इसीलिए ये जो हमारी यूनेस्को की हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट के ऊपर भी ये शामिल है। अब ये 2000 ये मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। 1860 में जब अर्थक्वेक आया, बड़ा एक बुर्ज इसका गिर गया। ये एक चुबुर्जी का बुर्ज गिर चुका है, ये बाद में रिस्टोर किया गया है। अच्छा। ये जो आगे वाला है, ठीक है। बाकी 3 महफूज थे। तो उसके बाद अंग्रेजों ने कोई थोड़ी सी कोशिश की। फिर जब पाकिस्तान बना तो आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट तब जो फेडरल गवर्नमेंट के पास होता था, ठीक तो है। उन्होंने 1960 में इसकी कंजर्वेशन थोड़ी सी की है, कोशिश भी की है। असल मसला आया है, ये जो आप जहाँ खड़े हैं, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन जब बननी शुरू हुई तो हमारा एक इंटरनेशनल एक्ट है जो पाकिस्तान ने एज ए कंट्री साइन किया हुआ है, उसे एंटीक्विटी एक्ट 1975 कहते हैं। ठीक है। उसके तहत जो भी तारीखी इमारत हो, या टेंटेटिव लिस्ट पे हो या तारीखी इमारत हो, उसके 200 फीट के अंदर अंदर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अच्छा। अब ये जब ये ऑरेंज लाइन शुरू हुई तो आपने देखा ये इसलिए ये टिल्ट कर्व की है। गई है, जी, कर्व जी। दिया गया है बिल्कुल। सिर्फ इसको बचाने के लिए। अच्छा। ओरिजिनल जो इसका डिजाइन था वो इसके ऊपर से जा रहा था। हाँ। जब वो उनको पता चला कि ये एंटीक्विटी एक्ट की मुखालफत होगी, कुछ लोगों ने स्टे भी ले लिया हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप इसे 200 फुट का डिस्टेंस दे दें, फिर आप बना सकते हैं। दैट इज द रीजन जब ये शुरू किया गया। फिर गवर्नमेंट ने, हाईकोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी थी कि ऑरेंज लाइन के रास्ते में जितनी भी तारीखी इमारतें, इनको भी आपने महफूज करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक तो है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया जिसके अंदर चुबुर्जी या आपका जो है शालामार गार्डन, इसके अलावा बुद्धू का आवा और 1-2 और अब्दाई अंगा का मकबरा, ये सारे इसकी रस्ते में आते थे। सबको रिस्टोर किया गया है। आप जरा देखते हैं आ फिर जाए, चुबुर्जी। आए जी। ये शाहजहां की जो बेटी थी जहांरा बेगम, उन्होंने ज़माने में बना था। 1631 से 1646 में मुकम्मल हुआ। अब ये देखें, ये नाम लिखा हुआ खाल के दौरान। हाँ। इसका जो फारसी का मतलब इसका जो लिखा है उसी वक्त का बना हुआ है। उसको आगे थोड़ा सा जो उन्होंने देखा, वो वाली टाइल इन्होंने नई लगाई थी, उसके मुताबिक बराबर किया है। हाँ। ये सारा इसे काम कहते हैं फ्रेस्को का काम। ये देखिए, ये जो फूल बने हुए हैं, ये ना एक एक पीस जो काट के लगाए गए हैं, ये इकट्ठा नहीं है। ये हाँ। इतना सा पीस व्हाइट अलहदा काटा गया है, ब्लू अलहदा है, ये ऑरेंज। ये देखें, इसे काशीकारी या फ्रेस्को का काम कहते हैं, जो बहुत ही टाइम टेकिंग है। तो ये पूरी आपकी ये दीवार के ऊपर ये दोबारा आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट ने इसको प्रिजर्व किया है। और ये इस तरह के बाबा जी, मैंने खुद उन्हें मिला था, जितने वो आर्टिजन हैं, इतने एक्सपर्ट हैं। एक इसको लगाने में महीना लगता है, एक स्लैब को जोड़ने में 1 महीना लगता है। आप टोटल कर लीजिए हाँ। तो कितना टाइम लगा होगा। तो एटलीस्ट ये 2016 या 17 में दोबारा शुरू किया गया है, तो 2022 में जाके ये मुकम्मल हुआ ये काशीकारी का काम। तो ये सारा जो काम है, अच्छा ये मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वो सीमेंट नहीं है, सीमेंट बजरी का काम कहीं नहीं है, ये लाइम वाटर है। ये देखिए, ये जो ना लाइम है, ये चूने के अंदर माश की दाल डाल के इसको किया जाता है। और ये इसमें आप इसके पूरा जो गुलाई देख रहे हैं, एक चीज सरिये की नहीं है। अच्छा, ये इसका गौर सरिया करें, इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हाँ 400-500 साल हो गए हैं। और ये आपकी जो सरिया भी नहीं है, ये है अंग्रेजों का या मुगलिया दौर का आर्किटेक्चर, कि आपने गुलाई भी है, गुंबद है, नो सरिया नो आयरन, लेकिन लाइम, माश की दाल, ये जो मिक्सचर था ना, वो इतना सख्त मजबूत होता है कि आपको खतरा ही नहीं है।
सर काफ़ी आपने एक्सरसाइज करने के लिए क्लब भी बनाए, ये आपके क्रेडिट में है क्या? खुद भी बॉडी बिल्डिंग का शौक तो आपको है ही। हाँ, ये तो आपकी बात ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि जो है ना मेंटली फिजिकली हेल्दी हों तो मेंटली हेल्दी होता है बंदा। तो वो कहते हैं ना कि अच्छी कौमें वो होती हैं जिसके पार्क और जिम भरे हों तो उसके अस्पताल खाली होते हैं। ऐसा ही है। ये एक जो फार्मूला है ना, अपनी यंग जनरेशन को आप या जिम बना के दे दें या पार्क दे दें या प्ले ग्राउंड दे दें, इसलिए ज़रूरी है। अच्छा जी, ये बड़ी तारीखी जगह ये भी है, लेकिन लाहौर में रहने वालों को भी नहीं पता होगा कि मुल्तान रोड पे ये आज जो हम खड़े हैं ज़ेबुन निसा के मकबरे पे हैं। एक रूमर इसके बारे में ये कही जाती है कि जो चुबुर्जी जहाँ से हम आए हैं वो इन्होंने बनाया था, लेकिन हिस्टोरियन ने ये साबित किया है कि जहांरा बेगम जो आलमगीर की बेटी थी उन्होंने बनाया था, क्योंकि इनकी पैदाइश जो है 1639 की है, तो इसलिए वो 1639 वो तो बन चुका था चुबुर्जी, तो ये नहीं बना सकती थी। एक तो ये बात होगी, लेकिन चूँकि ये एक अच्छा इनका मुकाम था दरबार में, इनके शायद रिश्तेदारी भी होगी, लेकिन ये मकबरा जो था ये मौजूद था यहाँ से 1650 के बाद ये मौजूद था। अब हुआ ये कि ये जिस तरह बाकी हमारी तारीखी इमारतें हैं जिसकी देखभाल ना की जाए तो यही होता है। ये आपको जो इनके ये नज़र आ रहा है, ये जो सिख राज था उसमें ये चोरी कर लिया गया था। अच्छा, ये ओरिजिनल जो 1650 वाला नहीं है, दोबारा सिख राज में ये चोरी करके ले जा गए थे, लेकिन उसके बाद ये रिस्टोर किया गया आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट ने। आज जो आप मौजूदा हालत देख रहे हैं, ये जितना खूबसूरत काम हुआ है काशीकारी का और ये फ्रेस्को का काम है, ये वाला आप देखें कितने खूबसूरत बने हुए हैं। अब आप गौर करें, कई जगह आपको नया पेंट लगता है, कई पुराना भी लगता है। वो देखिए पुराना है, पुराने का मतलब ये है ऊपर वाला कि ये हमने चेंज नहीं किया, या आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट ने कुछ भी नहीं किया, उसको प्रिजर्व कर दिया। नीचे वाला चूंकि मध्यम था और इनकी एविडेंस मौजूद थी, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर नया ब्रश कर दिया है। तो ये इसे कंजर्वेशन का प्रिजर्वेशन का नाम लेते हैं। ये सारा ऊपर देखिए कितना खूबसूरत इसका है। अब ये वो सेम है मुगलिया दौर का जो एक आर्किटेक्चर है गुंबद वाला। सिमिलरली ये फ्रेस्को वर्क देख लें, ये भी आप देखिएगा, ये फ्रेस्को वर्क इसे कहते हैं। तो ये भी इसके ऊपर इन्होंने जो यहाँ तक है ये कुछ नहीं किया, इसका मतलब ओरिजिनल है। इससे ऊपर वाला ये इनको उन्होंने रिस्टोर किया है, लेकिन ओरिजिनल नहीं था, इसके एविडेंस मौजूद था। तो इसमें मकबरे में इन्होंने एविडेंस मौजूद किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ फर्श, ये फर्श आप गौर करें ये कितना ये कीमती, ये यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये ओरिजिनल है। ये वाला ये आप हाथ लगाएंगे, ये खुरदरा भी नज़र आ रहा है, ये कट भी है और ये वाइट के साथ ये है, ये इसकी ओरिजिनल हालत है। ये 8 गुना ऑक्टागोनल बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये नया है। हाँ, ये जो उनके वहाँ से मौजूदा था, इनके पास एविडेंस मौजूद था, इन्होंने इसको बनाया ऑक्टागोनल करके ना 8 इसके जो बना के, तो ये उसके मुताबिक बना दिया है। तो ये फर्श को भी रिस्टोर किया है। तो इस मकबरे में मैंने आपको बता दिया, इसका ये जो कब्र है, इसके चूँकि ख़वातीन जहाँ पे भी जिनकी कब्र होती है वो तय खाने में होती है, मकबरा ऊपर होता है, तो ये उनकी कब्र बनाई गई है। ये काशी इसका पत्थर है, लाल पत्थर, काशीकारी, फ्रेस्को वर्क, रेस्टोरेशन अलॉन्ग विद ये फर्श। और बाहर भी आप सारा देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो रात की लाइटें, वो हमने बहुत कोशिश की थी कि रात को, दिन के टाइम लोग नहीं आ सकते, तो रात को आपको दूर से चलती है, मेट्रो बस या ऑरेंज बस जा रही है तो दूर से नज़र आ जाता है। तो ये ज़ेबुन निसा का मकबरा भी एक हमारी हिस्टोरिक बिल्डिंग है। अच्छा सर, बड़ी चुबुर्जी तो हम सबको पता है, ये छोटी चुबुर्जी का नहीं पता था। ये देखें, जिस तरह मैंने उधर भी आपसे जिक्र किया, ये चुबुर्जी गार्डन था।
एंट्रेंस ये पॉइंट थी जो बुर्जी इधर से एंटर होते थे और वहाँ से शहर के अंदर जाते थे, जो बड़ी जो बुर्जी आजकल है वो तो प्रिजर्व होगी, सारी दुनिया को पता है कि मेन शहर के अंदर वस्त में था। लेकिन चूंकि इर्द गिर्द सारी आबादी आ गई, किसी को नहीं पता था, इर्द गिर्द तमाम आबादी है, एनकोज भी और थी। लाहौर की मशहूर समनाबाद आबादी है। समनाबाद आबादी है, ये आपने नवाकोट मोड़ है साथ वाला, जहाँ से हम आए हैं, अंदर आए हैं, पहली गली के अंदर आए हैं। तो ये अभी हमने आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कोशिश की है कि इसको भी प्रिजर्व कर दिया जाए, कंजर्व कर दे। इर्द गिर्द हम कोशिश करेंगे जंगला लगा दें ताकि इसको इनकोज ना किया जा सके। और असल काम इसका ये है, खूबसूरती वाला 4 इसके बुर्ज हैं, फ्रेस्को वर्क और वो जो काशीकारी का काम है, और ये कंसोलिडेशन देखें अभी क्या हाल है इसका, और साल 1.5 के बाद आप आएंगे तो ये आपको पूरा प्रिजर्व नज़र आएगा। ये जो आज हम आए हैं, ये हम नादरा बेगम जो है वो दारुल शको जो था बड़ा बेटा जहांगीर का, वो शाहजहां का, उसकी बेगम का मज़ार कहा जाता है। अब जिधर से हम टनल पे चल रहे हैं, ये बाकायदा एक तालाब था। चारों तरफ जो लड़के आज क्रिकेट खेलने नज़र आ रहे हैं, यह बाग है, ये तालाब था पानी का, नीचे आर्चीज हैं, ये पानी इसके अंदर से गुजर के जाता होता था। अब ये इसका एक आने का रास्ता था और एक इसी तरह वहाँ से जाने का रास्ता था। तो ये था। अब नादरा बेगम का ये जो था, यहाँ पे हम आए हैं तो इसको बहुत बुरी हालत थी। पिछले 3 साल पहले अगर आए हों आप, तस्वीरें उठा के देख ली तो बहुत बुरी हालत थी। लेकिन अब इसको रिस्टोर किया गया, कंजर्व किया गया है आर्कियोलॉजी डायरेक्टर ने। ये देखें, ये सारा काशीकारी का काम है। अब इसमें काशीकारी 2 कलर में आपको नजर आएगी, एक ये रेड वाला मरून सा है, एक ग्रीन है। बिल्कुल हाँ, और ये देखें ना, और ये ऑफ वाइट। अब ये इस आराम से आप सीमेंट पे करें तो वो नहीं उतरती। ये उनका मकबरा है, जो कब्र है इनकी नीचे थी बेसमेंट में, तो ये कब्र इनकी है। ये हजरत मियाँ मीर साहब का है मज़ार। नादरा बेगम को यहाँ पे तदफीन करने की वजह क्या थी? वो इसकी वजह ये थी कि उनकी बहुत मुर्तिद थी। जो हजरत मियाँ मीर साहब बुजुर्ग हमारे हैं, तो उनके पैरोकार थी, उन्हें पता था इनके वो आके वो तहज्जुद के वक्त उनको वुदू भी कराया करती थी। तो ये फौत यहाँ पे नहीं हुई थी, फौत अफगानिस्तान में वहाँ पे हुई थी। लेकिन उन्होंने वसीयत की थी कि जब मैं फौत हूँ तो हजरत मियाँ मीर के अहाते में मुझे दफन किया जाए। तो ये रीज़न है जो इनका जो नादरा बेगम साहिबा का मकबरा यहाँ पे बनाया गया है, और इसको आर्कियोलॉजी डायरेक्टर ने पूरा कंजर्व किया है। आज से 1.5 साल पहले तो बहुत बुरा हाल था। ये ओरिजिनल है, और ये याद रखें, मुगलिया दौर के जो होते हैं 8 दरवाजे होते हैं, ये भी गौर करें कि उनकी हवा का गुजर। अब चारों तरफ से ये बड़े वाले दरवाजे यहाँ पे नजर आएंगे, इस साइड पे छोटे वो हैं। तो ये 8 दरवाजे इसलिए होते हैं कि हवादार रहे और गर्मियों में ये ठंडा भी रहे। बुड्ढा साहब, ये मकबरा किसका है और इसकी तारीखी हैसियत क्या है? ये खान बहादुर खान कोकलताश जो हैं, जो लाहौर के गवर्नर हुआ करते थे औरंगजेब आलमगीर के वक्त में, तो 1678 में इनकी वफ़ात हुई थी। तो उस वक़्त ये मकबरा, चूँकि गवर्नर थे लाहौर के, तो मुगलिया दौर का आपको पता है। इसकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बाकी मकबरों में आपको बहुत कम नज़र आएंगी। नंबर 1, ये डबल डूम है। डबल डूम का क्या मतलब है? एक ये डूम आपको जो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी एक डोम है। अब वो जो डोम है बेसिकली ठंडक करने के लिए, एक चीज़ ठंडक है, दूसरी इसकी विजिबिलिटी फ्रॉम द फार साइड। जिस तरह मस्जिद के मीनार बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए ये 2 डोम किया जाता है ताकि दूर से भी नज़र आ जाए। ये हमारे साथ ही एक प्राइवेट क्लब है, वहाँ से भी ये नज़र आता है, और रात को जब लाइटिंग की हो तो बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कंजर्वेशन के हवाले से ज़रूर बताऊंगा कि जब ये आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट ने 2020 में टेकअप किया, तो ये आधा हिस्सा कटा, जैसा केक काटते हैं ना, ये आधा हिस्सा कटा हुआ था। अच्छा। इतना बुरी हालत थी, तो अंग्रेज़ों ने उस वक्त इसको बाकी बिल्डिंग को बचाने के लिए एक पिलर दिया हुआ था कि ये डोम नीचे ना गिर जाए। तो ये पूरी जो है इसको रिस्टोर किया गया है, और आज इसको इर्द गिर्द सारा जंगला भी लगाया गया है ताकि ये आबादी है रेलवे कॉलोनी, ताकि वो अनक्रोच ना हो जाए, क्योंकि अनक्रोचमेंट भी यहाँ पे थी। तो रेलवे के साथ मिलकर हमने जगह ली है, बाहर का प्लेटफॉर्म बनाया है, लाइटिंग की है, और चारों तरफ इसका जंगला लगा दिया है ताकि इसको महफूज किया जा सके। बुड्ढा साहब, ये क्या है इतनी तंग गली जहाँ पे हम जा रहे हैं?
ये अली मर्दान खान जो कंधार के गवर्नर थे उनका मकबरा है यहाँ पर आगे, क्योंकि ये रेलवे की जगह है, लोकोमोटिव है लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, ये सिर्फ पैसेज है पैदल चलने का। तो हम चाहते हैं कि वो ना सिर्फ कंजर्वेशन करें उसकी मकबरे की, बल्कि इसको भी लिफ्ट कर दें और आवाम के लिए खुलवा दें। MOU हमने साइन किया रेलवे वालों से कि उन्होंने एक चाबी होगी हमारे आर्कियोलॉजी वालों के पास, एक रेलवे वालों के पास, और ये जिस पे हम जा रहे हैं इसे हेरिटेज रिक्शा कहते हैं, जो हमने आवाम के लिए विजिटर के लिए रखा है कि पैदल भी आ सकते हैं, अगर आप बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं तो बच्चे हैं तो इसके ऊपर भी बैठ सकते हैं, जिसपे 4 से 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो हेरिटेज रिक्शा भी है, आप सैर की सैर भी है और आप मोनूमेंट को भी देख सकते हैं। और ये भी नहीं लगता कि ये हाँ, लाहौर ये है। देखे ना कितना, अगर रात को यहाँ पे प्लांटेशन और लाइटिंग हो तो कितना खूबसूरत माहौल है। ये 600 मीटर की ये टनल जो है ये एक लगता है अंग्रेज ने बनाई थी 1850 में, मकबरा आपका 1670 में बना हुआ है, लेकिन ये टनल क्योंकि अंग्रेज ने अपने लोकोमोटिव के लिए बनाई थी इसलिए ये यहाँ पे आज हम उधर जा रहे हैं। एक मकबरा इसमें नया भी है जो इन्होंने लोगों ने खुद बनाया हुआ है, ये राइट साइड पे आएगा, लेकिन अली मर्दान का जो है वो लेफ्ट साइड पे एंड पे है। सर ये क्या है? ये जो है अली मर्दान खान जो है कंधार के गवर्नर हुआ करते थे औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में, ये उनका मकबरा है। सिर्फ उनका मकबरा नहीं है, उनकी वालदा का और उनकी बेटी का भी मकबरा है। 3 कब्रें हैं इसमें जो बेसमेंट में है, लेकिन इस मकबरे की जो असल बात है 2 इम्पोर्टेंस हैं। एक तो ये पूरी रेलवे की कॉलोनी के अंदर है, लोकोमोटिव है इनके, जो आपने पैसेज देखा है जिसमें हम चल के आए हैं हेरिटेज रिक्शा के ऊपर, वो देखने वाला है। और दूसरी चीज़ है कि जो इनका जो डबल डोम, ये डोम जो है 2 हैं, एक 70 फुट के ऊपर और 26 फुट वाला ऊपर है, टोटल इसकी 100 फुट है। कहते हैं कि लाहौर का सबसे बुलंद तरीन मकबरा यही है, और ये कंधार के गवर्नर थे इसलिए यहाँ पे मकबरा बनाया गया। इसका पैसेज वे ये सामने वाला जो आपके सामने नजर, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका फ्रेस्को वर्क है। ये अभी हम चिबुर्जी से होके आए हैं, वहाँ पे भी आपने फ्रेस्को वर्क का काम देखा है जो 5 साल लग गए हैं इसको रिस्टोर करना। देखें ये चिबुर्जी से भी खूबसूरत फ्रेस्को वर्क है, और ये इसका वेस्टर्न वे है जो सड़क बनी हुई है, रेलवे वाले हमें ज़्यादा दे देंगे इंशाल्लाह, उनसे हमने MOU साइन किया है। ये इसकी हालत बड़ी ख़राब है, क्या होता रहा माजी में यहाँ? मैं आपको सच्ची बताता हूँ, देखें ये चूँकि रेलवे की कॉलोनी है, एक आप जिस रास्ते से वहाँ पे भी ताला लगा हुआ था, गेट है, तो इजाज़त नहीं मिली। जो हमारे पुराने चेयरमैन जो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के हबीबुर रहमान गलानी साहब थे, जब मैं रेलवे पहले सेक्रेटरी था टूरिज़्म, उनके पास चल के गया कि सर मुझे ज़्यादा दे दें, हम इसको कंजर्व करना चाहते हैं। रेलवे वाले डरते थे कि हमारी फैक्ट्री है तो चीज़ें हमारी चोरी ना हो जाए, तो हम NOC नहीं देंगे। लेकिन जब वो चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने बाकायदा रिटर्न MOU हमारे डायरेक्टर आर्कियोलॉजी और उनके एक्शन ने किया, तो फिर हमें इजाज़त मिली, तो हमने ये स्कीम रखवाई है। और ये 1.5 से 2 साल के दौरान दोनों जो हैं फ्रेस्को वर्क भी और मकबरे की रेनोवेशन भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो जो आपका 600 का जो पैसेज है जिसमें हम चाहते हैं कि लाइटिंग हो और प्लांटेशन हो और विजिटर के लिए खुला हो, तो वो तीनों चीज़ें हम इंशाल्लाह करवा देंगे। आखिरी पड़ाव हमारा शालामार गार्डन है, इसके बारे में बताइए। शालामार गार्डन सबको पता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट पे भी 3 मॉन्यूमेंट हैं पंजाब के, जो जिसमें एक शालामार गार्डन है, दूसरा लाहौर का शाही किला है, रोहतास फोर्ट और टक्सला का म्यूजियम है। तो इसको इतनी अहमियत क्यों दी गई है? शाहजहाँ का एक मास्टरपीस कहा जाता है इसको, ठीक है। ये जो आपने सारी, अभी हम जहाँ से अली मर्दान खान जो आए हैं, जो कंधार के गवर्नर भी रहे हैं, वो बेसिकली हाइड्रोलिक इंजीनियर थे। ये पानी का जो सारा सिस्टम आप देख रहे हैं, माधोपुर इंडिया से 160 किलोमीटर दूर जहाँ से रावी निकलता है, वहाँ से नहर बनाई गई थी, और ये सारा हाइड्रोलिक का सिस्टम जो है चलते हुए फुहारे, और ये इसके वहाँ से पानी ओवरफ्लो होना, और ये जो मिडल टेरेस है, एक अपर टेरेस है जहाँ पे बादशाह सलामत बैठते थे,
ये मिडल टेरेस है जहाँ पे उनके उमरा थे या अगर कोई महफिल जमानी थी, और एक लो टेरेस है वो है जहाँ से आम आवाम का आना भी था। तो 3 टेरेस जो जन्नत जिसमें मुख्तलिफ दर्जे हैं, तो इसको भी इन्होंने दर्जों में बांटा हुआ था। शालामार गार्डन की अहमियत इतनी अच्छी है कि तमाम दुनिया वाले और तमाम सहाफ़ी या हमारे टूरिस्ट जो हैं वो चाहते हैं कि ऐसी जगह पे आएँ, और इतना खूबसूरत जगह है जिसमें अब आप सिमेट्री देखिए, हर टेरेस में आपको ग्राउंड्स नज़र आएंगी और सिमेट्री है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं है। ये मीनार आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, ये भी सारे नज़र आ रहे हैं। इसके इर्द गिर्द तो आबादी आ गई है, लेकिन ये शालामार गार्डन जो मैं आज भी समझता हूँ लाहौर की शान है। ये क्या है जी, ये टेबल और चेयर? ये हमने रेप्लिका है, उस वक्त का तो नहीं है, लेकिन हमने बताने की कोशिश की है आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट ने कि विलियम मोरक्राफ्ट अपने इधर कुर्सी और टेबल उसके पास हुआ करता था, यहाँ पे बैठ के तारीख लिखता था और तहकीक करता था, और वहाँ से ठंडी हवा आती थी, ठंडी हवा के झोंके जब वहाँ जाते थे तो बड़ा कंफर्टेबल माहौल हुआ करता था।